तो आज हम लोग समझ रहे हैं क्या संविधान की प्रमुख विशेषताएं, और उन विशेषताओं में हम पहली कह रहे हैं सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। दूसरी बात कह रहे हैं कि हमारा संविधान विभिन्न स्रोतों से बहत है। इसका मतलब यह है कि हमने अपने देश के संविधान को विभिन्न स्रोतों से बनाया है। जैसे हमने 1935 के अधिनियम से बहुत सारी बातें ली, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमने 60 देशों के संविधान को पढ़ा, यानी हमारी संविधान सभा ने 60 देशों के संविधान को पढ़ा। 10 देशों से कुछ ना कुछ लिया, किसी से मौलिक अधिकार लिए, तो किसी से न्यायिकता ली, तो किसी से हमारी संसदीय व्यवस्था कैसी होगी ये लिया, तो किसी से हमने राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया, तो किसी से हमने संसद नहीं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बनाने की प्रोसेस ली, कहीं से प्रस्तावना ली, तो कहीं से प्रस्तावना की भाषा ली। तो इस मामले में हम देखते हैं कि हमारा संविधान विभिन्न स्रोतों से बहत है। बात समझ में आ गई है, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे अब देखो क्या कह रहा है, कम कठोर, यानी हमारे संविधान में जो कानूनों नियमों की जो बात की गई है उनमें कठोरतापन कम है प्यारे बच्चों, ठीक है, लचीलापन ज्यादा है। अगर देखो बच्चों ऐसे कहते कि हमारा संविधान अधिक कठोर है तो आप देखिएगा इसमें संशोधन नहीं हो पाता। कम कठोर अधिक लचीला है प्यारे बच्चों, मॉर्निंग। तो आप देखिएगा ध्यान से क्या कह रहे हैं, कम कठोर अधिक लचीला, यानी अगर आप यहां पे देखिएगा तभी तो संशोधन हो जाता है, तभी तो संशोधन हो जाता है, तभी तो संशोधन हो जाता है, हो जाता है, तभी तो संशोधन हो जाता है। अगर वो ये कहता कि हमारा संविधान अधिक कठोर है कम लचीला, तो मनुष्य की रिलैक्सेशन की बातें कम, क्योंकि हमारे संविधान की परिभाषा है क्या, नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास का विकास हो सके, उसे प्यारे बच्चों हम संविधान कहते हैं। तो संविधान हमेशा व्यक्ति के विकास की बात करता है, तो व्यक्ति को रिलैक्सेशन दिए गए होंगे ना उसमें। अब हमारा संविधान ऐसा तो है नहीं कि किसी ने चोरी की और उसके लिए लिखा हो कि चोरी करने वाले के सीधे सीधे संविधान के अंतर्गत धाराओं में लिखा हो कि चोरी करने वालों के लिए सीधे सीधे उनके हाथ काट लिए जाएं। ऐसा तो है नहीं कि अगली बार काय से उठाओगे सामान, ऐसा तो हमारे यहाँ है पे नहीं। तो हमारा संविधान कम कठोर है, व्यक्ति के रिलैक्सेशन की बातें ज़्यादा हैं। कम कठोर के चलते ही संविधान में संशोधन पॉसिबल है, नहीं तो संविधान में संशोधन नहीं हो पाता। बात यहाँ तक सभी की क्लियर होगी। अगर क्लियर है बात तो एक बार जरूर आप थंब प्रेस कर दीजिए, हाँ सर यहाँ तक मुझे समझ में आ गया, आगे बढ़ने का मैं प्रयास करता हूँ। देखिए संघीय व्यवस्थापिका, संघीय व्यवस्था, हाँ भाई हमारी संघ की व्यवस्था है, और संघ देखिएगा सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, यानी केंद्र की सरकार की बात कह रहा है। संघीय व्यवस्था की बात का मतलब है कि हमारी संघ की सरकार होगी, ठीक है, संघीय व्यवस्था होगी, और संघीय व्यवस्था में एकात्मक का झुकाव होगा, मतलब सब उसी की तरफ झुकाव होगा। तो संघीय व्यवस्था की बात करता हमारा संविधान। ये भी आप देखते हो सरकार का संसदीय रूप, हाँ जी हाँ, सरकार के संसदीय रूप की बात करता। क्या मतलब बेटा, मतलब कि संसद होगी, क्या कहता है, संसद होगी, संसद के 2 सदन होंगे, संसद होगी, संसद के 2 सदन होंगे, एक का नाम लोकसभा होगा तो दूसरे का नाम राज्यसभा होगा, ठीक है। राज्यसभा लोकसभा से ही सांसद बनेंगे और सांसद आगे चल के ही सरकार बनेंगे। तो आप देखते हैं एक तरीके से सरकार का संसदीय रूप, आप इस बात को देखते हैं बहुत अच्छे से कि सरकार का संसदीय रूप बिल्कुल है, क्योंकि सांसद लोकसभा राज्यसभा से ही बनते हैं और सांसद ही एक तरीके से सरकार होते हैं, सांसद ही, ठीक है। पूजा रानी बिल्कुल लेट हुई है, टाइम से आना दीदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिएगा बच्चा मेरे, क्या करें, संसद ही सरकार होती है। बोले क्यों, अरे भैया उसी संसद का एक सदस्य प्रधानमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री के आसपास मंत्री परिषद रहता है। तो आप देखिए सरकार कौन है, यही तो सरकार है। तो आप देखिएगा संसद का एक सदन लोकसभा, दूसरा सदन राज्यसभा। तो क्या कह रहा है, सरकार का संसदीय रूप, ठीक है, की बात करता है
हमारे संविधान, ठीक है, कि सरकार का संसदीय रूप होगा, ये बात ठीक है। क्या कह रहा है, संसदीय प्रभुता, यानी संसद सर्वशक्तिमान होगी। बिल्कुल भैया, हमारे देश के अंदर हमारी संसद और सरकार सर्वशक्तिमान होगी कि कोई दूसरी सरकार सर्वशक्तिमान होगी? हमारी अपनी सरकार सर्वशक्तिमान होगी। देखो क्या कहता है, न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, यानी आप देखते हैं कि हमारे पास जो न्यायालय है उसकी ही सर्वोच्चता है, वो स्वतंत्र है। ये भी लिखना चाहिए कि हमारे न्यायालय की स्वतंत्रता की बात की गई। देखो, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, जी हाँ भैया। जैसे एकीकृत का क्या मतलब है, जैसे सबसे बड़ा क्या है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया, उस सुप्रीम कोर्ट एक ही है, पहले तो दो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट एक ही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया, आप इस डिसीजन को फिर आप कहीं लेके नहीं जा सकते, यही अंतिम सत्य है। भारत की सबसे बड़ी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट है, इससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं है, ठीक है भाई। और लोगों से भी हमने पूछा था, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर बात समझ में आती है तो अपनी बात कहनी होती है, हाँ सर समझ में आ रहा है। कोई समस्या हो तो बताइए। आगे बढ़ूं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार प्यारे बच्चों किसके लिए हैं? व्यक्ति के लिए हैं। आपने तुम पढ़ा होगा मौलिक अधिकारों को, व्यक्ति के लिए हैं, ठीक है। मौलिक अधिकारों की संख्या अगर हम बात करते हैं, व्यक्ति के लिए हैं, व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए हैं, व्यक्ति के लिए हैं, ठीक है। ये इनको हम कोर्ट में चुनौती भी दे सकते हैं, कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, दे सकते काहे? अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बाकायदा कहा गया है, आर्टिकल नंबर 32। क्या प्यारे बच्चों हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यक्ति किस मामले में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? डायरेक्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के हनन पर जा सकता है, हनन होता है तो जा सकता है। मौलिक अधिकारों की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो हमने यूएसए के संविधान से लिए हैं और ये व्यक्ति के लिए हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या इस समय 6 है। तो हमारा संविधान मौलिक अधिकारों की बात करता है, संसदीय व्यवस्था की बात करता है। ये संविधान की आप विशेषताएं प्यारे बच्चों देख रहे हो, ये संविधान की विशेषताएं हैं। हमारा मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है। प्यारे बच्चों, राज्य के नीति निर्देश, आपकी पहली क्लास है, कोई बात नहीं, आपकी पहली क्लास है तो संविधान की विशेषताएं आपको समझ में आ रही होंगी कि आखिरकार हमारे संविधान की विशेषता क्या है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, समझना। जीएस राजपूत मेरा नाम है, कुछ मेरी कुछ स्पेशल व्यवस्था होगी, ठीक है, विशेषता होगी, कुछ तो मैं स्पेशल करता हूँ सबसे, जो सब टीचर करते हैं उनसे थोड़ा बहुत। हमारे सबके पास अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है, सबके पास अपनी अपनी एक विशेषता होती है, शायद हमारे पास भी कुछ ऐसा हो। तो ऐसे ही हमारे संविधान की जो बुक है उसकी कुछ स्पेशल विशेषताएं हैं, उन्हीं विशेषताओं को हम प्यारे बच्चों पढ़ रहे हैं। तो हमारा संविधान मौलिक अधिकारों की बात करता है। मौलिक अधिकार हमने यूएसए के संविधान से प्यारे बच्चों लिए। और मौलिक अधिकारों की मैं संख्या की बात करूं ना बच्चा, मेरी संख्या, संख्या कितनी है? संख्या प्यारे बच्चों 6 है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 6 है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, व्यक्ति के लिए है। अगर इनका हनन होता है तो व्यक्ति कोर्ट चला जाएगा सीधा सीधा। मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो व्यक्ति सीधा कहाँ जाएगा? कोर्ट जाएगा। वो भी कहाँ? ठीक है, वो भी कहाँ? कितने दिन और चलेगी? कितनी नंबर की क्लास ले रहा हूँ? 25 क्लास के आसपास आएंगी आपकी। जो भी आपकी क्लास चल रही है आप देख लो कि अब कितने दिन और चलेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए, देख लो ध्यान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ध्यान से देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए। हमारे संविधान की एक विशेषता है ये, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान की विशेषता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को कल्याणकारी बनाने की बात करते हैं। राज्य को कल्याणकारी बनाने की बात करते हैं।
राज्य को कल्याणकारी बनाने की बात करते हैं। राज्य को कल्याणकारी बनाने की बात करते हैं कौन भैया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कोई दिक्कत बताओ मुझे। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की कहा जाए तो ये समाज के लिए है। हमारे संविधान की विशेषता है कि राज्य में जो सरकार होगी, सरकार राज्य में ऐसी अच्छी अच्छी नीति लेके आएगी जिससे राज्य का कल्याण हो। अगर राज्य सरकार के पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है, तो भी योजनाएं ऐसी नहीं लेके आएगी। कोई दिक्कत नहीं, नहीं लेके आएगी तो भी कोई समस्या नहीं है। व्यक्ति इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकता, व्यक्ति इसके लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता कि राज्य का कल्याण नहीं कर रही है राज्य सरकार, ऐसा नहीं कर सकता है वो। ठीक है, आगे देख लो भैया, यहाँ ये बात समझ में आ गई। केटी शाह ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के कंपैरिजन में एक स्टेटमेंट दिया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार दे हैं। यानी इनका मतलब ये है कि राज्य की सरकार अगर चाहेगी तो राज्य का कल्याण कर देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं करेगी। ठीक है, व्यक्ति इसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते, इसलिए कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग्य नहीं है। किसी व्यक्ति ने तो यह भी कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है। तो फिर किसी व्यक्ति ने संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा। तो फिर संविधान की आत्मा की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। प्यारे बच्चों, चलिए, तो मौलिक कर्तव्यों की बात करता है कि हमारा संविधान, जो हमारा संविधान शुरू में था, शुरू बोले तो एकदम मूल संविधान बना जब, तो राय उसमें मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं था, जीरो। जब मौलिक कर्तव्य प्यारे बच्चे जोड़े तो सरदार शरण सिंह समिति की अनुशंसा पर 10 जोड़े। बच्चा मेरे कितने जोड़े? 10 जोड़े। और फिर हमसे ये कहे कि 86वां संविधान संशोधन जो बच्चों के पढ़ाने की कर्तव्य की बात करता है प्यारे बच्चों, तो आज हमारे वर्तमान में हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कहाँ से लिए प्यारे बच्चों? तो सोवियत संघ रूस से लिए। कहाँ से लिए प्यारे बच्चों मौलिक कर्तव्य? तो मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो मौलिक कर्तव्य लिए हमने कहाँ से? रूस के संविधान से। कितने हैं मौलिक कर्तव्य बेटा? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या अब 11 है। जैसे 11वां मौलिक कर्तव्य बताऊं, देखो मौलिक कर्तव्य बताऊं, जैसे हमारा राष्ट्र के प्रति समर्पित होना। अगर राष्ट्र हमारा कभी आह्वान करता है तो हमें दौड़ के जाना है मदद करने के लिए राष्ट्र की। राष्ट्रगान का सम्मान रखें, राष्ट्रगीत का सम्मान रखें। ठीक है, हम अपने संविधान की सुरक्षा एवं उसके पालन को समझें। हमारा कर्तव्य होगा 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना आवश्यक है। ये आप अपना कर्तव्य समझें। ठीक है, जैसे आप हैं, आप छोटे थे तो माँ बाप ने आपको पढ़ाया, नहीं अगर आप पढ़ना चाहते थे, अगर वो नहीं पढ़ा रहे थे तो वो इस बात के लिए बॉन्ड रहते कि अगर आप 14 साल के हैं तो 14 साल तक पढ़ाया जाए। तो ऐसे प्यारे बच्चों, जैसे राष्ट्रीय महत्व की स्मारक हैं, स्थान, वस्तु आदि की सुरक्षा करें,
ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, हम ज्ञानार्जन की भावना रखें अपने मन में, ये हमारा कर्तव्य है। हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो ऐसे ही आप देखिएगा हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं इस समय। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। चल आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो, धर्मनिरपेक्ष, जी क्लियर हो गया? धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है बच्चा मेरे? धर्मनिरपेक्ष की बात कही जाए लल्ला मेरे, तो हमारा राष्ट्र किसी एक निश्चित धर्म को नहीं मानता है, हमारा राज्य किसी एक निश्चित धर्म को नहीं मानता है, वो सभी धर्मों को फॉलो करने वाला होता है। हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म के लोग भी रहते हैं, ईसाई धर्म के लोग भी रहते हैं, सिख धर्म के लोग भी रहते हैं। तो क्या हम कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है, तुम लोग जाओ, ऐसा नहीं कहते हैं। तो हमारा देश क्या कहता है? धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, यानी हमारा धर्म, हमारा देश सभी धर्मों को फॉलो करने वाला है। तो राइट क्या है भैया यहाँ पे? तो हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष की बात है। सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार, क्या कह रहा भैया? सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार। ठीक है, जो देखो सार्वजनिक क्षेत्र के चुनाव है, उन सब में चुनाव में हम भागीदारी होगी हमारी, और होती है, कभी किसी में डायरेक्ट होती तो किसी में इनडायरेक्ट भागीदारी होती है। वैक्स मताधिकार का मतलब क्या है? तो जो वोट डालने की आयु है वो उसी आयु के बाद ही तो हम वोट डालेंगे। जैसे इस समय 18 वर्ष है वोट डालने की आयु, तो हम वोट 18 वर्ष के हो जाएंगे तभी तो डालेंगे। नहीं, वैक्स मताधिकार समझ गए हो? वोट डालने की आज़ादी है, लेकिन 18 वर्ष के हो जाएंगे अपन तब आज़ादी है। एकल नागरिकता की बात करता हमारा संविधान। प्यारे बच्चों, एकल नागरिकता की बात करते हैं हम, तो हमारे देश, जैसे हम भारत के नागरिक हैं, हमें भारत की ही नागरिकता प्राप्त है, हम किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे तो हमारे देश की नागरिकता स्वतः ही चली जाएगी। वो किसकी बात कह रहा? वो कह रहा कि हमारे देश में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब आप समझो, हमारी नागरिकता एकल है, ब्रिटेन से ली गई है, हम दोहरी नागरिकता के साथ नहीं जा सकते। ठीक है, अगर हम किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करेंगे तो हमारी भारत देश की नागरिकता खत्म हो जाएगी। प्यारे बच्चों, ये भी कहता है कि नागरिकता हम 5 प्रकार से तो प्राप्त कर सकते हैं और 3 प्रकार से हमारी नागरिकता खत्म हो सकती है। और भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 चल रहा है इस समय। तो नागरिकता हमने कहां से ली? ब्रिटेन से। क्या कह रहा भैया? हमारी नागरिकता कैसी है? हमारी नागरिकता बच्चा एकल है। बात समझ में आ गई होगी तो एक बार थंब प्रेस कर दो सभी साथी। स्वतंत्र निकाय, कई सारे तो स्वतंत्र निकाय भी हैं। जैसे आप भैया हाई कोर्ट को ले लो, स्वतंत्र है। आप सुप्रीम कोर्ट को ले लो, हम तो उदाहरण बता रहे हैं आपको। ये हाई कोर्ट ले लो, सुप्रीम कोर्ट को ले लो, इनके लिए तो कहा गया है बाकायदा कि हमारी न्यायपालिका कैसी होगी? स्वतंत्र होगी। देखो क्या कह रहा? आपातकालीन प्रावधान। जी, आपातकालीन प्रावधान लगाने की आजादी किसको है? तो प्यारे बच्चों, आपातकाल व्यवस्था लगाने की आजादी राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति 3 प्रकार से आपातकाल लगा सकता है। चाहे तो वो आर्टिकल नंबर 352 में लगा दे, चाहे तो वो आर्टिकल नंबर 356 में लगा दे, और चाहे तो आर्टिकल नंबर 360 के अंतर्गत लगा दे। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। आप देखो 3 प्रकार का आपातकाल आपको समझ में आ रहा है। ठीक, आपातकालीन प्रावधान राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है 352 में, 356 में और 360 में। 3 प्रकार से आपातकाल की व्यवस्था हो सकती है। बताइएगा, कोई किसी का दिक्कत हो तो बताइए। आगे बढ़ते हैं, चल आगे बढ़े। देखो, त्रिस्तरीय सरकार, सरकार भी देखते हो हमारी। जैसे नीचे जाइए आप, निचले स्तर का चुनाव, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत, आप देखते हो कि वहां पे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तो आप देखते हो ठीक है कि त्रिस्तरीय चुनाव व्यवस्था हमारे यहाँ पे है। सहकारी समितियां, संसद के सदस्यों को मिला के सरकार बनती है। वहीं कुछ समितियां होती हैं जो सरकार के साथ मिलके काम करती हैं। तो इतनी सारी विशेषताएं हमारे संविधान की हैं। प्यारे बच्चों, हमसे पूछता है और ये क्वेश्चन कि हमारे संविधान की विशेषताएं क्या हैं। इनमें से कोई एक विशेषता आपको दे देगा और ऑप्शन के तौर पे आपसे पूछ लेगा या तो संविधान की विशेषता बताओ या फिर नहीं। ठीक है, तो ये संविधान की विशेषताएं आपकी कंप्लीट हुई। कैसी लगी आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।